मॉर्निंग एवरीवन, ऑडिबल है वॉइस? क्लियर है क्या? ओके। सिलेबस की कॉपी कितने लोगों के पास है? सिलेबस ठीक है, ये सिलेबस मैंने ओपन किया हुआ है। हाँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज फर्स्ट यूनिट, इसमें हम लोगों ने एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्लासिफिकेशन देखा, फिर फर्दर क्लासिफाई किया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वो सब कंप्लीट किया, वर्निंग प्रोसेस पढ़े, एनर्जी बैंड पढ़ा। ठीक है, हम किस जगह पे हैं एक्चुअली मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ ना, सिलेबस में क्या चल रहा है। ओके, सो चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर्स, डिफरेंट कैरियर्स हम लोगों ने पढ़े, कैरियर कंसंट्रेशन पढ़ा। देखो बहुत सारे टॉपिक हिडन थे, इसलिए डिटेल सिलेबस अलग से लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तुमको सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब तो ठीक है, हिडन पार्ट से क्वेश्चन आएगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो टॉपिक लिखे पढ़े हुए हैं क्लास में कंप्लीट किए उनको फर्दर क्लासीफाई करना कि इनमें से किस पार्ट के अंदर जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों टाइप के लिए। फिर हमने भी स्टार्ट किया ये जंक्शन। ठीक है, जंक्शन प्रॉपर्टीज मतलब पीएन जंक्शन। जंक्शन प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, बता सकता है कोई? जंक्शन प्रॉपर्टीज बताओ, कोई भी अनम्यूट करके। क्या क्या कर लिया हम लोगों ने जंक्शन में? चैट बॉक्स में बताओ, जंक्शन में क्या क्या देखा हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज? ऑडिबल है ना? ऑडिबल है तो बोलो। किसी को नहीं पता? गौरव त्रिपाठी बताओ। यस। हाँ, क्या क्या पढ़ा जंक्शन में? साइलेंट मोड में सारे लोगों मतलब किसी को भी नहीं पता है क्या अभी तक जंक्शन में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है पढ़ी हुई है? ये है टॉपिक जंक्शन प्रॉपर्टीज। यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों ने कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज में, किसी को भी नहीं पता। जंक्शन में क्या क्या एलिमेंट हम लोगों ने एनालाइज किया है पीएन जंक्शन के जो डिप्लीशन रीजन है उस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और बिल्ट इन पोटेंशियल। बाकी लोग साइलेंट मोड पे क्यों हो? क्या समझ बिल्कुल नहीं आ रहा क्या कि क्या चल रहा है सिलेबस में? वॉइस क्लियर है? डिस्टर्बेंस है कुछ? सब क्लियर है वॉइस। हाँ, तो ये बताओ, बाकी लोग मेरे को ये बताओ कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़ा हुआ है? आंसर क्यों नहीं दे रहा? देखो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर हमने जंक्शन प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये क्या होगा? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? सर नेट करंट इन पीएन जंक्शन इज 0। पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है पीएन जंक्शन एट नो बायस। ठीक है, नो। तो तुम लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मैं सिलेबस से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? तुमने तो कभी सिलेबस उठा के देखा भी नहीं होगा,
कि सिलेबस में क्या है, ये ध्यान रखो। यहाँ से तुमको रिलेट करना क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है पीएन जंक्शन एट जीरो बायस या नो बायस, ठीक है, या ओपन सर्किट कंडीशन, जीरो बायस, नो बायस, ओपन सर्किट, ऑल दीज आर इक्विलिब्रियम कंडीशन। और फाइनली जो इक्विलिब्रियम आती है वो दैट इज नेट करंट इज जीरो या ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। बायस जंक्शन ये हमने स्टार्ट किया है ना, लास्ट वाली क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था। बायस्ड, बायस्ड में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायस्ड में बताओ। सर फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ, अब ये बताओ मुझे कि लास्ट वाली क्लास में जो मैंने तुम लोगों को टॉपिक लास्ट तक पढ़ाया है, मीन्स जहाँ हमको अभी कंटिन्यू करना है, वो यस सर। सर एनर्जी लेवल डायग्राम में माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट, मेजॉरिटी कैरियर्स। हाँ, मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर ड्यू टू बायस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट माइनॉरिटीज, ठीक है। तो माइनॉरिटी के लिए किस तरीके का मूवमेंट है। सर एक बार हाँ, मेजॉरिटी पर बता दीजिएगा। हाँ, मुझे ये बताओ कितने लोगों को कंफ्यूजन है अभी मूवमेंट जो मैंने डिफ्यूजन बताया है, ठीक है, फॉरवर्ड करंट में जो कैरियर्स हैं उनका फॉरवर्ड मूवमेंट जो बताया है, उसमें क्या क्या डाउट है एग्जैक्टली, डाउट बताओ मुझे। क्या क्या डाउट्स हैं या कोई भी डाउट नहीं है? कितने लोगों को ये क्लियर है कि फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है ड्रिफ्ट से? मीन्स फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड मूवमेंट जो था उसमें थोड़ा सा पार्ट डिफ्यूजन का भी है, वो ड्रिफ्ट का भी है। तो कितने लोगों को ये क्लियर है कि डिफ्यूजन इज वेरी मच हाई एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट? हाँ, बता बाकी लोग। अच्छा, हाँ, अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है फॉरवर्ड का, ये बताओ जिसने पूछा है, डाउट क्या एग्जैक्टली, किस किस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मूवमेंट में? ये कौन है जो अभी ज्वाइन हुआ? हाँ, बताओ बेटा, किसने पूछा था मुझे क्वेश्चन, किसने पूछा था ये? सर मैंने पूछा था। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है? सर ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट है, हाँ, सर वो शुरू से एक बार बता दीजिए एनर्जी लेवल में। नहीं, पूरा का पूरा डाउट है ये, नो मतलब सर वो AI नहीं, इसको हाँ, जब हम लोग पी को इंक्रीज कर रहे हैं ना इसको सर, पी को पोटेंशियल, हाँ हाँ, सर ये जो वेट इसकी घट जा रही है तो उसमें तो समझ में आ गया सर, इसको एनर्जी लेवल में कोई बता दीजिए। एनर्जी लेवल में विड्थ जो नैरो हुई है, यस सर। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर ये है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, यस सर। और पी साइड में होल। होल्स, ठीक है। पी साइड में माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, और एन साइड में माइनॉरिटी है होल्स वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल्स होंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एन टाइप है, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये पी है माइनॉरिटी, ठीक है। तो जब तुम बायस करते हो सच दैट पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो क्या होगा? जब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन को नेगेटिव से, तो ये हाइट हम लोगों ने देखा, ये हाइट कम हो गई है, वेरी यस सर। हाइट, ठीक है। विड्थ भी कम हो गई, हाइट कम हुई, विड्थ कम हुई। दो इफेक्ट जो हम लोगों ने एनालाइज किया वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी से,
तो क्योंकि ये हाइट कम हो चुकी है तो इस साइड जो कैरियर है मीन्स मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स अब इनको क्रॉस करने के लिए मतलब पी साइड में जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं खाली, यहाँ के कंडक्शन बैंड में बहुत सारे खाली स्टेट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं पी साइड में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पी साइड में आने के लिए क्या करेंगे, इस बैरियर को ओवरकम करेंगे, क्योंकि ये बैरियर जो है हाइट अब कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। तो प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी एनर्जी सफिशिएंट है इस बैरियर को क्रॉस करने की। क्योंकि पहले ये हाइट ज्यादा थी तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अभी क्योंकि ये हाइट कम हो चुकी है तो यहाँ जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से काफी सारे इलेक्ट्रॉन अब फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, कहाँ, पी साइड की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज हो सकते हैं टुवर्ड्स पी साइड। ऐसे ही इस साइड अगर तुम देखोगे तो क्योंकि होल्स ऑपोजिट बैरियर फेस करते हैं तो ये अगर पी साइड एन साइड आना चाहें, पी साइड के जो होल्स हैं उनको इस हाइट को ओवरकम करना होगा, क्योंकि हाइट प्रीवियस केस से मतलब जब 0 बायस करके रखा था हमने उस केस से ये हाइट कम है, तो अभी प्रोबेबिलिटी हाई है यहाँ के होल्स जिनके पास एनर्जी सफिशिएंट है वो जंक्शन क्रॉस कर जाएं। जंक्शन मतलब कि ये पीएन जंक्शन जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएं। क्लियर है? क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। माइनॉरिटी के मूवमेंट में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी का मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बायस, कि आप अप्लाई कर रहे हो बायस किसी भी लेवल का माइनॉरिटी फिक्स होंगे। कोई यहाँ से देखिए मुझे बता सकता है कि माइनॉरिटी का मूवमेंट इंडिपेंडेंट क्यों है, बायस इंडिपेंडेंट, यानी बायस डिपेंडेंट नहीं है। बायस आप कम करो या ज्यादा करो इससे माइनॉरिटी का मूवमेंट चेंज नहीं होता। इसका कारण ये है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये मैंने तुम लोगों को बताया था माइनॉरिटी का मूवमेंट कैसे होता है, अगर माइनॉरिटी कैरियर क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ ज्यादा है, तो ये ग्रेडियंट तो है ही नहीं, ठीक है, तो ग्रेडियंट वाइज से मूव नहीं कर सकती, यानी डिफ्यूजन नहीं हो सकता। वो कैसे सकता है मूवमेंट, अगर ये किसी तरह इस डिप्लीशन रीजन के पास आ जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों ने जो बॉक्स लेवल डायग्राम पढ़ा था वहां पे ये देखा था कि अगर कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ये पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, तो इस रीजन में अगर कोई कैरियर आएगा तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा F इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, मतलब P टू N, और होल्स का मूवमेंट होगा N टू P, ठीक है, जो पहले हो रहा था। अभी क्योंकि हमने बायस किया है तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो चुकी है, हाइट कम हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिड्यूस हो चुका है। स्टिल यहाँ पे ये स्लोप है मतलब स्टिल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये कैरियर किसी भी तरीके से इस जंक्शन के पास आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अभी भी इसको स्लाइड दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड, स्लोप, तो ये इजीली जो है ड्रिफ्ट कर सकता है टूवर्ड्स एंड। ऐसे ही अगर ये होल यहाँ आ जाता है तो इजीली ड्रिफ्ट कर सकता है टूवर्ड्स ई, ठीक है, ये ड्रिफ्ट होगा और ये भी ड्रिफ्ट। क्यों? इस एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में मैं ये बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते, एक्सटर्नल बायस अगर आप बढ़ाते भी हो तो इंटरनली यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर कम भी होगी, स्ट्रेंथ उसकी लो भी होगी, तो भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई कैरियर आएगा तो वो कैरियर जो है एक स्लाइड देखेगा। स्लाइड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ड्रिफ्ट हो जाएगा तेजी से, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी भी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेट डायरेक्शन N टू P है, तो ड्रिफ्टिंग होगी P टू N इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही होल की ड्रिफ्टिंग होगी N टू P। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, स्ट्रेंथ वाइज कम भी हो, तो भी कैरियर के इस रीजन में आने पे ड्रिफ्टिंग या फोर्स एक्सर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे। कितने लोगों को ये क्लियर है माइनॉरिटी का मूवमेंट? क्योंकि माइनॉरिटी कम नंबर्स हैं
ठीक है, पहली चीज बहुत कम है। तो यहाँ पे जितने रेट जो पहले था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जितने कैरियर्स आते हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे थे। अभी भी क्योंकि यहाँ एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा इन माइनॉरिटीज पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू दिस अप्लाइड बायस, इनके कारण इन कैरियर्स पे कोई भी माइनॉरिटी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टाइप का, तो ये अभी भी उसी रेट में पास होंगे। बस उनको ये स्लोप चाहिए और यह स्लाइड चाहिए। क्लियर है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में कितने लोगों को क्लियर है? बाकी लोग हाँ बताओ, क्लियर है बाकी लोगों को? ओके, तो माइनॉरिटी का मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ बायस है, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी जो पहले मूव कर रहे थे नो बायस के केस में अभी भी उतने ही रेट से मूवमेंट होगी उनकी, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैरियर्स फिक्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ कैरियर ज्यादा होते तो चेंज होता सिनारियो, क्योंकि कैरियर फिक्स है तो रेट वही होगा अभी भी मूवमेंट का। तो फॉरवर्ड में हम लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी का मूवमेंट कैसे होता है और माइनॉरिटी का मूवमेंट कैसे होता है। मेजॉरिटी का मूवमेंट किस तरीके से हुआ बताओ मुझे। जैसे ही हमने बायस किया सच दैट P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो मेजॉरिटी कैरियर मतलब P साइड के होल्स और N साइड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से हुआ है ये बता सकता है? कोई भी नहीं? P साइड के होल्स के पास सर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स P to N मूव करेंगे और सर माइनॉरिटी नहीं बेटा, मेजॉरिटी का मूवमेंट पूछ रहा हूँ। सर मेजॉरिटी का पूछ रहे हैं। हाँ मेजॉरिटी सर N to P मेजॉरिटी नहीं मूवमेंट, हाँ वो तो N to P हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स N to P होंगे और होल्स P to N, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या था। P से ये जो मैंने बॉक्स लेवल डायग्राम में तुम लोगों को बताया है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के होल्स इस रीजन को, बस इतने ही रीजन को क्रॉस करने के लिए ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इस रीजन ओवरकम करने के लिए, बैरियर हाइट ओवरकम करने के लिए दिस बायस इज नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि ये बायस के बिना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हमने बायस किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन कैरियर्स को हेल्प कर रही है मूव करने में बेसिकली। तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में P साइड के कैरियर्स को व्हेन कैरियर ऑफ P साइड वांट टू क्रॉस द जंक्शन, P साइड के कैरियर या N साइड के मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करना चाहते हैं तो ये ओवरकम करना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है और ये एक्सटर्नल बायस के बिना पॉसिबल नहीं है। विद द हेल्प ऑफ बायस हो रहा है या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक। तो डिपेंडेंट है इसलिए इसको बोला मैंने ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट लेंथ जो होगी। अब मैं तुमको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो कैरियर का मूवमेंट है फॉरवर्ड मूवमेंट यानी कि मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट जो है, तो होल्स इस तक जो है ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है, दिस इज ड्रिफ्ट लेंथ। और फिर जैसे ही वो एक बार P साइड से N साइड में आ जाते हैं तो इनके पास प्रोबेबिलिटी है कहीं भी मूव करने की, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस है। P टाइप यहाँ होल्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होल्स या कम माइनॉरिटी है होल्स, तो ये होल्स इजीली N टाइप में फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस मूवमेंट को मैं बोलता हूँ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, बट दिस मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल बायस के बिना ये पॉसिबल नहीं था यहाँ वाला मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो दिस मूवमेंट इज ड्रिफ्ट और ये ड्रिफ्ट लेंथ होगा, ठीक है, डिफ्यूजन लेंथ ये होगा।
तो क्योंकि डिफ्यूजन ज्यादा लेंथ में अलोंग सेमीकंडक्टर उस पूरे रीजन में ये इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, तो डिफ्यूजन लेंथ बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट फॉरवर्ड में, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर के मूवमेंट में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी तुम बना सकते हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो ये पहले यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, इस रीजन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी, देन इट कैन डिफ्यूज फर्दर, यहाँ कहीं भी वो डिफ्यूज हो सकता है। तो जो तुम्हारे मेटल कैरियर हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मूवमेंट का, वो कौन सा है? हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, और एक ड्रिफ्ट। इसमें मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किस टाइप का है? ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट का बताओ, कौन बोला ये आंसर? बाकी लोग? विकास, और बाकी लोग बताओ। सर डिफ्यूजन का ज्यादा। हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ठीक है विकास, सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं। के बिना नहीं हो सकता मूवमेंट, मेरे को हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं सिग्निफिकेंट का मतलब समझ गया, तुमने उसको सिग्निफिकेंट को जो है नेसेसिटी से रिलेट किया है, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ ना। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब कि अमाउंट वाइज सिग्निफिकेंट कौन है, ओके या कंपेरेबल कौन है। से नॉट सिग्निफिकेंट इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, कंपेरेबल इज मतलब अगर मैं टोटल मूवमेंट की अगर बात करता हूँ कैरियर के, तो टोटल मूवमेंट में सिग्निफिकेंट पोर्शन इज डिफ्यूजन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्निफिकेंट, ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बायस किया हुआ है, ठीक है। बट इन दो मूवमेंट में जो मेजॉरिटी मेजर पार्ट है, जो मेजर पार्ट है दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है, ये एनालिसिस बहुत कम जो है दिया होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट इज ऑलमोस्ट डिफ्यूजन, ठीक है। या फॉरवर्ड कैरियर जो फॉरवर्ड मूव करते हैं वो सिर्फ डिफ्यूज होते हैं, ड्रिफ्ट बहुत कम। तुमको ये करंट कंपोनेंट में एक्सप्लेन किया होगा, थ्योरेटिकली जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ये पार्ट जो है इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू दिस मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट हाई है। अब ये तो हम लोगों ने मूवमेंट समझ लिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर पी साइड से होल्स एन साइड में आते हैं, ठीक है, हमने बायस कर रखा हुआ है, मतलब जंक्शन हमारा बायस है, तो पी साइड को तुमने फॉरवर्ड किया, पी के होल्स क्रॉस करेंगे जंक्शन, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा हुआ है इजीली क्रॉस करेंगे। और एन साइड में, तो एन साइड में जाने के बाद क्या होगा? और पी साइड की अगर मैं बात करूं तो पी साइड में कंसंट्रेशन क्या होगा फिर कैरियर्स का? पी साइड के होल्स, क्योंकि होल्स क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन, एन साइड में जा रहे हैं, ऐसे ही एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे इस एरिया में पी साइड में जो तुम्हारे होल्स हैं उनका कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा या नहीं? बताओ कोई, क्योंकि हमने बायस किया हुआ है। हाँ सर होल का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा ना, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा ना यहाँ, क्योंकि हमने बायस किया हुआ है। यस सर। हाँ बाकी लोग बताओ चैट बॉक्स में मुझे कि पी साइड से जब इलेक्ट्रॉन होल्स आगे जाते हैं, ठीक है, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पी आते हैं, तो दोनों साइड के जो मेजॉरिटी कैरियर है उनका कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा। क्लियर है एक पॉइंट ये? हाँ अभी अभी और आगे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होगा। तो अगर हम कंसीडर करें अगर ये थ्योरी, तो एक टाइम के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाना चाहिए होल्स का और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो पहला एक्सप्लेनेशन कि व्हेन कैरियर्स आर मूविंग फॉरवर्ड तो कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स विल रिड्यूस, ठीक है। जब कैरियर्स आगे मूव करते हैं तो कैरियर्स का उनके रीजन में कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम होते जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स कम होंगे, कैरियर्स आगे चलेगा। एक तो ये हो गया कि कैरियर्स का बायस के कारण मूवमेंट हुआ और कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया। दूसरा एनालिसिस, क्योंकि इस साइड से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी साइड में, इलेक्ट्रॉन अगर पी साइड में आ गया, पी साइड में उसके पास बहुत सारे उसको क्या दिखाई दे रहे हैं? होल्स।
किस चीज की ज्यादा होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन को होल दिखाई देता है, तो क्या होगा प्रोसेस? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, वॉइस चली गई थी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आते हैं, तो क्योंकि पी साइड में बहुत सारे होल्स हैं और ये जो आने वाला कैरियर है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होल के पास आता है तो क्या प्रोसेस होती है? सर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है सब लोगों को कि अगर इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में आता है तो यहाँ प्रोसेस जो होगी या जो प्रोबेबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन की रिकॉम्बिनेशन की वो बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे होल्स हैं। तो जैसे जैसे वो अलोंग लेंथ मतलब कि टूवर्ड्स पी, ठीक है, पी के साइड जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि किसी न किसी कैरियर के साथ वो मतलब होल्स के साथ वो रिकम्बाइन हो जाए। ऐसे ही अगर पी साइड से होल मूव करता है टूवर्ड्स एन तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इसका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये क्लियर है कितने लोगों को कि फॉरवर्ड बायस में जो कैरियर जाते हैं टूवर्ड्स ऑपोजिट, पी से जो होल एन में आता है, एन से जो इलेक्ट्रॉन पी में आता है, वो किसी एक पॉइंट पे आने के बाद मतलब ये इनिशियली एंटर करेंगे और प्रोबेबिलिटी होगी इनकी यहाँ क्योंकि कंसंट्रेशन हाई है इलेक्ट्रॉन का, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका एनकाउंटर होगा किसी न किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ और दिस होल विल रिकम्बाइन। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंटर्स टू पी, तो यहाँ होल्स का कंसंट्रेशन हाई है तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होगी जैसे जैसे ये एंटर करेगा रिकॉम्बिनेशन की, मतलब अलोंग द लेंथ ये कहीं रिकम्बाइन हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है बताओ? सर रिकॉम्बिनेशन में सर जब स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी भी तो रिलीज होती है। हाँ, तो एनर्जी की बात क्या करना है इसमें? एनर्जी तो मैं रिलेट ही नहीं कर रहा ना बेटा, अभी तो कैरियर के कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। कैरियर्स फॉर्म होंगे, ब्रेक होंगे तो वो तो बाउंडिंग एनर्जी जब में जो क्या कहते हैं दोनों रिकम्बाइन हो रहे हैं तो भी रिलीज होगी और जब ब्रेक हो रहे हैं तो भी रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहा है मैं, तुमको कंसंट्रेशन बता रहा हूँ कि अगर ये कैरियर जो आने वाला है अपकमिंग कैरियर जो भी होगा उसके साथ आके जाके होगा क्या, वो प्रोसेस तुमको समझनी होगी ना। क्योंकि पी साइड से कैरियर एन साइड में जाते हैं तो वो होल का क्या होगा, दैट होल विल रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन and this electron upcoming electron from n side will be combined with hole available in p side। ठीक है, ये कितने लोगों को क्लियर है या नहीं है क्लियर, वो लोग बताओ क्लियर नहीं है। सर नहीं है क्लियर। हाँ, और चैट बॉक्स में बताओ। हाँ, ये बताओ जिसका डाउट है इलेक्ट्रॉन और होल अगर एक दूसरे के आसपास आते हैं तो प्रोसेस क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन। तो बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में एंटर करेगा तो पी साइड में बहुत सारे होल्स हैं तो किसी ना किसी होल से इसका एनकाउंटर तो होगा ही, कोलिजन होगा। यानी एनकाउंटर होने का मतलब कि दोनों आमने सामने आएंगे और जैसे ही आएंगे तो वो रिकम्बाइन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके सामने अवेलेबल स्टेट है होल, दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे। ऐसे ही होल पी साइड से एन साइड जब जाता है तो एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सेम एनकाउंटर होगा और ये रिकम्बाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, इस डिफ्यूजन को डाउनवर्ड बनाया है कि जैसे जैसे ये अलोंग लेंथ आगे बढ़ेगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो। स्ट्रेंथ कम होने का मतलब कि जैसे ये रिकम्बाइन होगा तो इसका मूवमेंट स्टॉप और करंट जीरो। ठीक है, तो ये लेंथ के अलाउंग जो मैंने इसको डिक्रीमेंटल बनाया है एक्चुअली ये अमाउंट ऑफ करंट है या करंट का जो है फ्लो है कि जैसे जैसे लेंथ के अलाउंग बढ़ेंगे डिफ्यूज होंगे तो इनकी मूवमेंट जो है स्लो होते जाएगी। स्लो क्यों? क्योंकि आगे पॉपुलेशन दूसरे टाइप के कैरियर का बहुत ज्यादा है तो वो उनको डेप्थ में अंदर नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, सेम नेचर का कैरियर अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऑपोजिट नेचर का कैरियर आ रहा है उस साइड में तो वो रिकम्बाइन कर जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो दीज होल्स विल फाइंड डिफिकल्टी टू मूव फर्दर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी फेस करेगा। डिफिकल्टी का मतलब फाइनली ये रिकम्बाइन हो जाएंगे किसी पॉइंट पे आके। क्लियर है?
इनपुट दो मुझे क्लियर है कि नहीं, बाकी लोग भी? सर क्लियर है। हाँ ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर पी साइड से कोई कैरियर आके रिकम्बाइन होता है यहाँ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो कंसंट्रेशन यहाँ किस साइड, इस साइड पे किस कैरियर का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आता है और पी साइड में रिकॉम्बिनेशन अगर कंप्लीट होती है, तो इस साइड में किस कैरियर का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा? होल का। तो मैंने तुमको दो प्रोसेस बताए हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन रिड्यूस होने के, ठीक है? कितने लोगों को दो प्रोसेस अलग अलग जो मैंने कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है इन एन साइड और पी साइड वो क्लियर है? अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पहले पूछूंगा कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ कि पी साइड में जो कैरियर का कंसंट्रेशन है वो दो तरीके से रिड्यूस हो रहा है, ऐसे ही एन साइड में भी कैरियर का कंसंट्रेशन दो तरीके से रिड्यूस हो रहा है। वो दोनों तरीके तुम लोगों को, कितने लोगों को क्लियर है? हाँ कोई भी बताओ मुझे, पहला तरीका या फर्स्ट प्रोसेस जिस पर रिड्यूस हो रहा है कंसंट्रेशन वो क्या थी? अनम्यूट करके बताओ फर्स्ट प्रोसेस। अंकिता सिंह, अंकिता सिंह लेफ्ट। सेकेंड इज अश्लेषा। सर पहले तो जो एन से पी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और पी से एन में होल्स जाएंगे, मतलब शिफ्ट होंगे, पहले फैक्टर। दूसरा, जब वो वहां जाएंगे तो एक दूसरे का एनकाउंटर करेंगे तो इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। इस वजह से उनके रीजन में रेस्पेक्टिव जो भी उनके कैरियर्स थे उनका कंसंट्रेशन हो जाएंगे। हाँ तो ये जो है जैसा भी बताया इसमें कि पहला क्योंकि कैरियर चले गए अपने रीजन से, तो पहले तो ड्यू टू डिफ्यूजन जैसे ही आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पहला कंसंट्रेशन रिड्यूस होने का कारण यह है कि कैरियर्स अपने रीजन को छोड़ के दूसरे साइड में जा रहे हैं, क्लियर है? और दूसरा कंसंट्रेशन रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दूसरे साइड से कैरियर आ रहा है वो रिकम्बाइन भी कर जाएगा यहाँ के अवेलेबल कैरियर्स के साथ, ठीक है? तो फर्स्ट इज दिस मूवमेंट एंड सेकेंड इज दिस रिकॉम्बिनेशन। दो तरीके से कैरियर्स के कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तुम लोगों को आता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ज्यादातर लोग, ठीक है? अभी क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास है, तुम लोग बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट अनम्यूट करके नहीं बता सकते तो चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो आंसर, ठीक है? फीडबैक से पता लगेगा कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स दो तरीके से रिड्यूस होगा इन ईच साइड, पी और एन, मतलब बोथ साइड कंसंट्रेशन जो है वो दो तरीके से रिड्यूस होगा। फर्स्ट वन इज ड्यू टू दिस मूवमेंट या फॉरवर्ड मूवमेंट एंड सेकेंड इज ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन विथ अपकमिंग कैरियर फ्रॉम अदर साइड। बाकी लोग किसको क्लियर नहीं है ये दो जो है प्रोसेस जिससे कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है? किसको क्लियर नहीं है वो बताओ। हाँ सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो बेसिकली दोनों प्रोसेस में हो क्या रहा है? कंसंट्रेशन या डेफिशिएंसी ऑफ कैरियर्स इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। इस रीजन में बात करें तो होल्स रिड्यूस हो रहे हैं, इस रीजन में बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, ठीक है? हाँ तो एक टाइम अगर हम जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम के बाद तो फिर यहाँ पे कैरियर डेफिशिएंट हो जाएगा, पी साइड में होल्स खत्म हो जाएंगे और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही रहा तो अगर डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट में या वायर्स करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर हमने सर्किट में कनेक्ट किया डायोड को फॉरवर्ड वायर्स तो कैरियर डिप्लीट नहीं होंगे, मतलब कि कैरियर खत्म नहीं होंगे यहाँ से। यहाँ पी साइड से
होल्स और एन साइड्स इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ कैरियर बराबर होंगे। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये बायस लगा के तुमने रखा हुआ सप्लाई। सप्लाई कैसे काम करती है वो समझो। अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो मूवमेंट हो रहा है, एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आते हैं, ठीक है। एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी में और पी से इलेक्ट्रॉन एन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये तुमने बायस लगा के रखा हुआ है और ये बायस के कारण ओवरकम कर गए हैं अपने अपने डिप्लीशन रीजन को या विड्थ जो बैरियर हाइट है उसको, इसलिए ये फॉरवर्ड मूव कर पा रहे हैं, ये डिफ्यूज होने के लिए रेडी है। तो पहला, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फॉरवर्ड या डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स पी साइड ड्यू टू दिस अप्लाइड बायस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन इस एन साइड से पी में जाएंगे या डिफ्यूज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन एन साइड से डिफ्यूज होंगे, अब मैं एग्जैक्टली वर्ड डिफ्यूज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मूविंग कैरियर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रीजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इसलिए मैं इस ड्रिफ्ट को जो है मैंने एक्सप्लेन तो किया है, बट इसका सिग्निफिकेंस जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। यानी इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं डिफ्यूजन बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे मूव कर रहा है तो ये प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। तो जब बायस करने पे ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा आगे, तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और ये डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो सप्लाई होगी फ्रॉम एक्सटर्नल बायस। ये एक्सटर्नल जो बायस है, ये जो बायस लगा के रखा हुआ हमने, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगी। तो पहला पार्ट क्या होगा? सप्लाई से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जाते हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉन एन से पी डिफ्यूज होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे बाय दिस एक्सटर्नल बायस। ये एक्सटर्नल बायस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। क्लियर है? जितने डिफ्यूज हो रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, जितने कैरियर्स पी से आते हैं एन में उतने रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो यहाँ दूसरा जो सिग्निफिकेंट लॉस है, दैट इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन इस सप्लाई से पास होंगे इन, या सप्लाई एंड इंसर्ट करेगा कहाँ? एन रीजन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो सप्लाई दो पोर्शन जो है बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन, ई ऊपर वाला और ये नीचे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इस एक्सटर्नल वायर से या मेटल वायर से इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेंगे। क्यों? इतने यहाँ पे लॉस हो रहे थे, ताकि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ कैरियर्स उतने ही हों जितने एन टाइप में प्रेजेंट थे, अदरवाइज डिवाइस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बायस का काम है उतने नंबर ऑफ कैरियर्स इंजेक्ट करना, जैसे इंजेक्शन ऑफ कैरियर्स इन एन साइड। अब यहाँ मैं बात करता हूँ पी साइड में, ठीक है, एक एक करके। पी साइड से डिफ्यूज हो रहे हैं होल्स टुवर्ड एन। तो जितने होल्स एन में डिफ्यूज हो रहे हैं, उतने यहाँ पे होल्स का लॉस होगा। वो किसका काम है? होल्स प्रोवाइड करना, इस सप्लाई का। तो ये होल किसके थ्रू सप्लाई होंगे? इस बायस के थ्रू। बट क्योंकि ये मेटेलिक वायर है, और मेटेलिक वायर में पॉसिबल है क्या होल्स हों? मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में पॉसिबल ही नहीं है होल। तो क्योंकि ये सप्लाई होल इंजेक्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इस साइड से। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कोरस्पॉन्डिंगली एक होल क्रिएट होगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ये पी साइड से? जितने होल्स डिफ्यूज होंगे एन साइड में, एक पार्ट। दूसरा पार्ट होगा जितने होल रिकम्बाइन होंगे अपकमिंग इलेक्ट्रॉन से, उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे फ्रॉम पी साइड, सो दैट यहाँ पे उतने होल क्रिएट हो सके। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन implies क्रिएशन ऑफ होल्स। तो ये रिमूवल इज क्रिएशन ऑफ होल या प्रोवाइडिंग होल, ठीक है। तो मेटेलिक वायर क्योंकि इंजेक्ट नहीं कर सकता होल, तो वो रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक्सटर्नली भी अगर तुम देखोगे
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग फ्रॉम पी साइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग फ्रॉम पी साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन एन साइड। ये कितने लोगों को क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नली रिमूव होते हैं पी साइड में, उतने ही ये मतलब एक्सटर्नली भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ये प्रोसेस चलते रहेगी और अंदर का मैकेनिज्म हमने देख लिया है, मतलब ये सप्लाई उतने इंजेक्ट करते रहेगा कैरियर और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट नंबर ऑफ कैरियर विल फ्लो एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। हाँ, अब किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है क्या पूरे प्रोसेस में कहीं भी? तो क्या होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में नंबर ऑफ कैरियर तुमने एक्सटर्नली भी देख लिया कि मतलब कांस्टेंट का मतलब कि एक फिक्स वैल्यू, मतलब जो भी टाइम के आने के बाद अचीव होगी डिपेंडिंग अपॉन दिस बायस वोल्टेज, तो एक्सटर्नली भी वैल्यू बराबर होगी और अंदर भी उतने ही कैरियर्स मूव हो रहे हैं। तो पूरे सर्किट में मतलब थ्रू दिस पीएन डायोड और इस सप्लाई से एक करंट फ्लो होगा। अब करंट की डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। हमने मेजॉरिटी का मूवमेंट देखा, मेजॉरिटी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे ही देखते हैं मेजॉरिटी और यहाँ माइनॉरिटी। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और होल, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और होल, माइनॉरिटी होल तो बना देते हैं हम लोग इस साइड में और इलेक्ट्रॉन की इस साइड में। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन सपोज, ठीक है। साइड बताओ, पी से एन होता है या एन से पी? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन एन से पी, एन टू पी, ठीक है। हाँ, एन टू पी और होल ई टू एन, माइनॉरिटी होल एन टू पी एंड दिस पी टू एन, एन टू पी, पी टू एन। मैंने ये एरो स्मॉल इसलिए बनाए हुए हैं कि ये स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है। सपोज स्ट्रेंथ मतलब कि कितने कैरियर पास हो रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट हाई है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू माइनॉरिटी मूवमेंट, तो ये ओवरकम कर जाएगा, ठीक है, या ओवरशूट कर जाएगा। ये ओवरशूट करने का मतलब कि मेजॉरिटी का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम मेंटेन थी थर्म तुम्हारे क्या कहते हैं ओपन जंक्शन, ओपन बायस में या ओपन पीएन जंक्शन में, ठीक है, नो बायस के केस में जो मेजॉरिटी का मूवमेंट था माइनॉरिटी के बराबर था। अभी क्योंकि हमने बायस किया है सर्किट को, तो एन टू पी यानी मेजॉरिटी मूवमेंट जो तुम्हारे ये हैं ये बढ़ जाएंगे माइनॉरिटी से। तो नेट करंट की अगर मैं बात करता हूँ, मेजॉरिटी से नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से करंट आई किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पी टू एन, पी टू एन, पी टू एन, ठीक है। तो क्योंकि पी टू एन कर रहा है तो हम इसको बोला है फॉरवर्ड मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट, अपने साइड से दूसरे साइड में जाना, फॉरवर्ड होना, ठीक है। जो मतलब जिस साइड में कैरियर ज्यादा है उससे दूसरे साइड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड मूव हो रहा है। ऐसे ही तो ये मैंने आई टोटल लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के कारण नेट करंट पी टू एन डायरेक्शन में होगी। माइनॉरिटी से जो नेट करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। सर अपोजिट हो गया, ऑपोजिट होगा, तो ये ऑपोजिट बना दिया मैंने, एन टू पी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स मूवमेंट, ठीक है। तो इस टाइप का बायस जिसमें P कनेक्ट है पॉजिटिव से और N कनेक्ट है नेगेटिव से, इस कंडीशन में जो करंट होगी डोमिनेटिंग किस डायरेक्शन में है, P2 एंड नेट करंट। अब देखो बड़ा अमाउंट P2N फ्लो हो रहा है और एक छोटा या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम
N2P, तो नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेट करंट कहाँ फ्लो होगा? P2N P2N, ठीक है। आई नेट मैंने एक ही जगह सब कुछ लिख दिया, तुम लोग इसको सेपरेट कर लेना। आई नेट P2N फ्लो होगा, ठीक है। आई नेट विल बी फ्रॉम P2N। तो इस टाइप का बायस जहां पे P कनेक्ट है पॉजिटिव से, N कनेक्ट है नेगेटिव से, तो नेट करंट फ्लो होती है P2N। और क्योंकि P2N मूवमेंट जो है वो कैरियर्स का फॉरवर्ड मूवमेंट कहलाता है। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि अपने रीजन में से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इस कंडीशन में फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड मूवमेंट जो कैरियर्स का है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। दैट इज हाई एज कंपेयर टू रिवर्स मूवमेंट, हेंस दिस बायस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अभी ये पीएन जंक्शन कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड बायस। बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर है सब लोगों को या डाउट है? पावर ऑफ भी हो चुकी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मे भी थोड़ी देर के बाद सिस्टम भी बंद हो जाए। बताओ मुझे, हाँ जिनको डाउट है वो बताओ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट हो मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ स्कोप है डाउट्स के, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा जो है अलग है। तो किसी को भी डाउट है तो वो डाउट जो है मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या डाउट है, लिख के या अनम्यूट करके। बाकी लोग? सर नेट करंट एक बार। हाँ, नेट करंट का मतलब होता है बेटा कि अगर दो क्या कहते हैं, ऐसे समझो कि फोर्स लगाते हो आप, ठीक है। एक फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड किसी चीज में और एक फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड। तो फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, सपोज तुम कुछ प्रेस कर रहे हो, अपवर्ड भी फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड भी। तो डिपेंड जो है मूवमेंट, जो भी तुम जिस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट डिपेंड करेगा कि फोर्स, नेट फोर्स कौन सा हाई है, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, या कौन सा फोर्स हाई है। अगर डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला ज्यादा हाई होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे मूव कर जाएगा। अपवर्ड अगर फोर्स ज्यादा है तो वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर मूव कर जाएगा। करंट भी सेम है, करंट इज फोर्स, ठीक है। करंट क्योंकि कैरियर्स का मूवमेंट है तो वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो एक मूवमेंट हो रहा है P2N, सॉरी N2P, जो स्मॉल है अमाउंट में, दिस इज स्मॉल मूवमेंट, ठीक है, N2P। दूसरा जिसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, P2N, इसका नेट डायरेक्शन, ये नेट है N2P और ये नेट है P2N। तो क्योंकि नेट करंट की अगर मैं बात करूं ये बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा करंट वो अब P2N फ्लो होगा। कितना होगा? दिस माइनस दिस। नेट करंट जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मतलब इनको अलजेब्रिक सम कर दें हम। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर एक डायरेक्शन करंट की N2P है, एक P2N है, तो जो रिजल्टेंट करंट है वो डिपेंड करेगा दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पे। जो भी हाई होगा उस डायरेक्शन पे नेट करंट फ्लो होगी। क्लियर? हाँ ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से रिवर्स बायस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। वैसे रिवर्स बायस तुम चाहो तो कर सकते थे। रिवर्स बायस में क्या होगा? बताओ यहाँ पे। अब क्योंकि फॉरवर्ड एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को आइडिया है, ठीक है। P is connected to negative, N is connected to positive, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैरियर हैं, होल्स, फ्री होल्स। यहाँ हमारे पास है इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब ठीक है, जंक्शन बनाने के पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जंक्शन हमारा किस तरीके से है। ये है रीजन जहाँ पे हमारे पास डिप्लीशन रीजन या जंक्शन बना हुआ है, यहाँ नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इंटरनल, सपोज ये है, ठीक है। तो या इसको ये इंटरनल मत लिखो, इसको टोटल ही लिखेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई इंटरनल एन टू पी है, बायस तुमने किया है सच दैट पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल भी नेट, मैंने तुमको बताया कि हमेशा जो तुम्हारा बायस है हम कंसीडर कर रहे हैं कि नेट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस जंक्शन। नेट क्यों अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज जो है रिप्रेजेंट करता है और टोटल वोल्टेज चार्ज रीजन में हो सकता है, ये अनचार्ज, ये चार्ज रीजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कैरियर्स है ये, तो ये चार्ज रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे हम टोटल वोल्टेज कंसीडर करते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बायस के कारण जो हमारे बायस के कारण क्रिएट हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ये एक्सटर्नल प्लस से माइनस की साइड होगी, ठीक है, क्लियर, प्लस से माइनस। तो देखो ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप। मतलब अगर तुम इस तरीके से बायस करते हो कि पी नेगेटिव से कनेक्ट है सप्लाई के और एन पॉजिटिव से कनेक्ट है सप्लाई के, तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली क्रिएट होता है जंक्शन में उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में होगी, तो दोनों एड अप हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये कितने लोगों को की क्लियर है कि इस टाइप के बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे दोनों, यानी पी एन जंक्शन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, जब तुम एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते हो, ठीक है, इस सिनेरियो में, ठीक है, कि व्हेन पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में अलग अलग एनालिसिस है। इस कंडीशन में इन्हें इसको मैं वी आर बोल दूं, रिवर्स वोल्टेज, वहां वी एफ लिख देना फॉरवर्ड के लिए चाहो तो, वी आर मतलब रिवर्स वोल्टेज जब बढ़ता है पी एन जंक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की क्या होगी, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन विल इंक्रीज, वी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में वॉल्यूम चार्ज होंगे, ठीक है, हाँ, पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल फॉर्म होगा वॉल्यूम चार्ज, जो हम लोगों ने इससे पहले दो क्या कहते हैं, तुमको मैंने यहाँ पे लॉस समझाए थे, मतलब रिलेशनशिप समझाए थे, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी, हाँ, और या ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो छोड़ दो, यहीं से आता है वैसे वो रिलेशनशिप, ठीक है। ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी और डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस रो बी अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे हम रिलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिपेंडेंट और पोटेंशियल चार्ज डिपेंडेंट। तो पोटेंशियल तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम चार्ज बढ़ेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जब रिवर्स बायस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इंटरनल बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ेगा, वीबीआई, ठीक है, या वीबीआई इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब रो भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम चार्ज बिल्ट इन पोटेंशियल तभी इंक्रीज होगा जब वॉल्यूम चार्ज इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम चार्ज का मतलब कि जितने रीजन में ये चार्जेस हैं, क्योंकि पहले इतने रीजन में थे, अब अगर इनको बढ़ना है तो दीज चार्ज विल ऑक्यूपाई मोर रीजन, ठीक है, ये और भी रीजन ऑक्यूपाई करेंगे दोनों साइड एन और पी में। तो ये डिप्लीशन रीजन जो है तुम्हारा, ठीक है, बेसिकली बढ़ जाएगा।
अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ एज कंपेयर टू प्रीवियस केस W इंक्रीज होगा। ठीक है, ये जो एनालिसिस है ये कितने लोगों को क्लियर है? ये नहीं है तो मुझे पॉइंट बताओ किस पॉइंट पे क्लियर नहीं। When reverse bias या external bias is increased, electric field, net electric field increases, implies volume charge increases, implies depletion region width increases। ठीक है, फाइनली डिप्लीशन रीजन की width बढ़ जाएगी। तो अब इस कंडीशन में जो कैरियर होल मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट है, मुझे बताओ उन पे क्या इफेक्ट होगा? ऐसे ही एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम नेट का फिर से मैं तुमको यहाँ से बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे देख के बताओ एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए कि इक्विलिब्रियम में दोनों अलाइन हैं। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए मैंने तुम लोगों को थ्योरी बताया था कि अगर फॉरवर्ड करते हो तो दिस हाइट शुड रिड्यूस या हाइट मस्ट रिड्यूस, तो ये ऊपर जाना चाहिए ताकि पूरा एज ऊपर चला जाए और ये पूरा का पूरा नीचे आए, सो दैट दिस हाइट रिड्यूस। ठीक है, ऐसे ही अगर रिवर्स बायस करते हो तो ये हाइट क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्लियर है? हाँ, ये हाइट बढ़ेगी। तो मुझे बताओ कि फर्मी लेवल कैसे मूव करने चाहिए? पी टाइप का फर्मी लेवल, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओ कि पी टाइप का फर्मी लेवल और एन टाइप का फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट होना चाहिए? पी का फर्मी लेवल ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, और एन का फर्मी लेवल ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए? मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ। ठीक है, आंसर मुझे अनम्यूट करके बताना। नवनीत, पी का फर्मी लेवल अपवर्ड Yes, होगा या डाउनवर्ड? सर पी का अपवर्ड जाएगा और एन का डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आएगा। सार्थक, सोनी? सार्थक, सोनी? पी का अपवर्ड आएगा। रघुवेंद्र? रघुवेंद्र पटेल? रघुवेंद्र पटेल सुनाई दे रहा है कि नहीं? अटेंडेंस के लिए बस ज्वाइन किया क्या? विकास मेघनानी? मेघानी? यस सर, यस सर। पी और एन में फर्मी लेवल की शिफ्टिंग बताओ। सर पी का ऊपर जाएगा, एन का नीचे आएगा। सभी लोगों को क्लियर है कि पी का फर्मी लेवल ऊपर जाएगा और एन का फर्मी लेवल नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बैरियर हाइट हमको बढ़ानी है। क्लियर है क्या सब लोगों को? इसको डाउट तो नहीं है? हाँ, ठीक है, तो मैं फर्मी लेवल ही बना देता हूँ। तो कोई भी एक साइड का फर्मी लेवल बना लो। सपोज ये पी का बना लिया मैंने। ठीक है, तो पी साइड, तो फर्मी पी, जैसे ही मैंने फर्मी पी बनाया तो कोरस्पॉन्डिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में अभी भी सेमीकंडक्टर सेम है, तो यहाँ पे बैलेंस बैंड पास होगा फर्मी लेवल के, ईवी होगा ये, और यहाँ पे कंडक्शन ऊपर, दिस विल बी पीसी। फर्मी लेवल पी का ऊपर चला गया है, तो एज कंपेयर टू दिस फर्मी लेवल ऑफ एन साइड इससे नीचे कहीं बनेगा, यहाँ बना दिया। ठीक है, दिस इज फर्मी लेवल ऑफ एन। तो क्योंकि फर्मी एन का है तो कंडक्शन इसके ऊपर होगा। एक्सट्रीम राइट में अभी सेमीकंडक्टर का नेचर सेम और बैलेंस इसके नीचे। तो अब इनको ज्वाइन कर देना। लोग प्रॉपर नहीं बना हुआ है, इनको प्रॉपर बनाना। तो दिस हाइट, ठीक है, ये हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है, और ये विड्थ, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, ये भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, डिप्लीशन रीजन की हाइट बढ़ गई। पहले डिप्लीशन रीजन की हाइट को हमने डिनोट किया था Q टाइम्स बिल्ट इन। न्यू हाइट क्या होगी? प्लस वी हो जाएगी सर इसमें। प्लस वी हो जाएगी, प्लस वी। ठीक है, अभी भी सेम सिनेरियो, पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, एन साइड में, सॉरी पी में कंडक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी होल। यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन
और माइनॉरिटी होल। अब बताओ प्रीवियस केस से ये और डिफिकल्टी फील करेंगे इसको क्रॉस करने में, या अब इनके लिए और आसान हो जाएगा जंक्शन क्रॉसिंग? डिफिकल्टी फील करेंगे सर। डिफिकल्टी हाँ। फील करें। As compared to previous case, now majority carrier will feel more difficulty to cross junction। ठीक है, इनकी जंक्शन क्रॉसिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और इनके साथ क्या होगा, माइनॉरिटी के साथ? सर इजी हो जाएगा उनके लिए। इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इनके लिए इजी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। तो क्या कहते हैं, जो तुम्हारे माइनॉरिटी का मूवमेंट है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बाकी लोग? बढ़ेगा सर। असले सर? बताओ। हाँ बताओ आंसर बताओ। माइनॉरिटी का मूवमेंट क्या होगा? असली सर द्विवेदी? सर शायद अनअफेक्टेड ही रहेगा। अनअफेक्टेड किसने आंसर दिया? माइनॉरिटी का मूवमेंट बेटा मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इनके हाई नहीं होते हैं, माइनॉरिटी फिक्स कैरियर्स हैं। अगर तुमको कोई गड्ढे में धक्का देगा तो गड्ढा छोटा हो या बड़ा हो तुमको गिरना तो है ही, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से धक्का दूं मैं तो ये स्लोप कम हो या ज्यादा तुम दूसरे साइड पे पहुंच ही जाओगे। तो ये नंबर ऑफ कैरियर फिक्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता जब तुम ये फोर्स लगाते हो बाहर से, मतलब बायस करते हो। तो ये अगर किसी तरीके से एज पे आ जाए माइनॉरिटी तो ये ड्रिफ्ट करते हैं, ये डाउन कर जाते हैं। ये इनका मूवमेंट तब होगा जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दिस विल गो डाउन, यहाँ से होल, दिस विल गो डाउन। तो क्योंकि जब ये नंबर ऑफ कैरियर इंडिपेंडेंट है, बायस इंडिपेंडेंट है ना, ये बायस से कैरियर नहीं बढ़ते और इनका मूवमेंट पहले से भी इनके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि स्लोप पहले से ही प्रेजेंट है, इनको स्लोप पहले से दिखाई देता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बायस। जब नो बायस है तो भी ये स्लोप है, जब तुमने फॉरवर्ड किया तो भी ये स्लोप है, रिवर्स किया तो भी ये स्लोप है। हाँ, स्लोप जो है कम ज्यादा हो सकता है बट स्लोप एग्जिस्ट हमेशा करेगा। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो माइनॉरिटी का मूवमेंट हमेशा होगा और उसी रेट पे होगा। क्लियर है ये? लेकिन इस केस में स्लोप ज्यादा बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो मैं यही तुमसे पूछ रहा हूँ, एक बार बताओ, एक स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है, सपोज स्लाइड है, यहाँ तुमने मार्बल रखा हुआ है, यहाँ तुमने 3 मार्बल रखे हुए हैं और स्लाइड इस तरीके से किया हुआ है। कैरियर अगर कोई एक मार्बल आगे आता है तो वो नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक है। इनके आने की प्रोबेबिलिटी इस स्लोप पे डिपेंड करेगी क्या? मैं अगर स्लोप ऐसे कर दूं तो ज्यादा मार्बल आने लगेंगे क्या, या ऐसे कर दूं तो ज्यादा मार्बल आने लगेंगे क्या? जो मार्बल की प्रोबेबिलिटी इसके पास आने की वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप है। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम पोटेंशियल को अगर बढ़ाते जाएं और स्लोप बिल्कुल भी 0 हो जाए तो? कौन सा स्लोप? सर यही स्लोप। फॉरवर्ड वोल्टेज ओवरकम कर जाए। यस सर। फॉरवर्ड बायस के केस में अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हो, ये है ना, ये वाला केस। यस सर। हाँ, तो जब तुम फॉरवर्ड बायस VBI के ऊपर लेके आ जाते हो तो हम इस मूवमेंट को ऑलमोस्ट 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं करंट इक्वेशन तुम लोगों को जस्ट इसके बाद करंट की इक्वेशन बताऊंगा, आई डायोड करंट इक्वेशन। अब वहां मैं तुमको बताऊंगा कि जैसे जैसे तुम VBI बढ़ाते हो तो ये कैरियर्स का फॉरवर्ड मूवमेंट और रिवर्स मूवमेंट, ठीक है, अमाउंट के टर्म में कैसे चेंज होगा। ये स्लोप स्टीपर और जो है कम होगा और फाइनली ये एक यूनिफॉर्म लाइन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि VBI ये रिलेशनशिप भी तभी वैलिड है जब एक्सटर्नल वायर्स VBI से कम है, उसके बाद यहाँ कोई हाइट नहीं होगी। इसका मतलब कि ये जो मूवमेंट है ये अब नहीं होगा उस समय, और उस समय ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ड्रिफ्ट नहीं होंगे कैरियर तब। क्लियर है? ये फॉरवर्ड का सिनेरियो है। हाँ, यस सर। अब मुझे रिवर्स में बताओ,
रिवर्स में तुम लोगों का जो कंफ्यूजन है कि मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप, स्लोप कुछ भी हो, अगर ये स्लोप हाई होगा तो भी ये कैरियर डाउन हो जाएंगे, स्लोप कम होगा तो भी ये डाउन होंगे, मतलब कि एक दूसरे के साइड चले जाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्लोप। ये कितने लोगों को क्लियर है? क्योंकि स्लोप इंडिपेंडेंट है मूवमेंट, ठीक है, स्लोप कम है तो भी जाएंगे, ज्यादा हो तो भी जाएंगे, और इनकी प्रोबेबिलिटी इस एज में आने की स्लोप डिपेंडेंट नहीं है। इतना बस हमको समझना है। ये कैरियर स्लोप के कारण पास नहीं आते, ये स्लाइड ज्यादा हो या कम, ये कैरियर इसके एज पे रेंडमली आता है। क्यों? ये अगर और मतलब तुम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर को कोरिलेट करो, जो मैंने समझाया, ये तुम्हारा पी साइड है, ये एन है, तो ये माइनॉरिटी कहाँ से आते हैं, कोई बता सकता है? पी साइड में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? बताओ, कोई भी बताओ। और एन साइड में ये होल कैसे आ गया? एन साइड से आ गया। वाह आकाश। सर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, थर्मल एक्साइटेशन से, ठीक है, ये जनरेट हुआ है बैंड टू बैंड से। तो तुम्हारे टेम्परेचर के साथ साथ ये जो कैरियर है ये एक्साइट होते रहते हैं और रिकम्बाइन होते रहते हैं। तुमको बताया था ना मैंने, थर्मल इक्विलिब्रियम पे जनरेशन रिकॉम्बिनेशन चलते रहता है। तो नेट अमाउंट ऑफ कैरियर जो तुमको माइनॉरिटी है वो उतने ही दिखाई देंगे, उसी जगह पे रहेंगे ये, मतलब जहां पे क्रिएट हो गए हैं अपनी लोकेशन फिक्स कर लें। ये पूरे सेमीकंडक्टर के अलाउंग कहीं भी जनरेट हो सकते हैं। तो अगर कोई एज के आसपास जनरेट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी स्लाइड होने की, मतलब ये कैरियर इस एज के पास एक्सटर्नल बायस के कारण नहीं आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने कैरियर आएंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी इस एज में आने की, दे विल ड्रॉप डाउन टू एन साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप है। अब स्लोप स्लाइड तुम ज्यादा करो या कम करो, बस एग्जिस्टेंस मैटर करता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये है, इसका एग्जिस्टेंस है स्लोप का, तो यहाँ के माइनॉरिटी और यहाँ के माइनॉरिटी एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, एक दूसरे के साइड मूव कर जाएंगे। तो नेट मूवमेंट, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नेट मूवमेंट उतना ही होगा, क्योंकि नेट कैरियर उतने ही जनरेट होते हैं। ये कैरियर का क्या कहते हैं, बायस से कोई नेचर रिलेशनशिप नहीं है। अब फॉरवर्ड में तुम सेम एनालॉजी अगर तुम लगा के बोलो कि सर फॉरवर्ड में फिर कैसे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जब मैं एनर्जी देता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे कैरियर जिनकी प्रोबेबिलिटी नहीं थी क्रॉस करने की, अब वो क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन की हाइट कम हो गई। यहाँ पे मूवमेंट के लिए ये हाइट मैटर करता है, बट माइनॉरिटी मूवमेंट के लिए ये कोई मैटर नहीं करता। क्यों? ये स्लोप अगर है तो ये मूवमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी कुछ डाउट है तो बताओ माइनॉरिटी का। विकास है डाउट कोई? नहीं है? नो सर। बाकी लोग? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि समझे क्यों नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के कारण मूव करते हैं। मतलब इनको यहाँ पे डिफ्यूज होना है, दूसरे साइड बहुत सारे स्टेट्स खाली दिखाई दे रहे हैं, पी में इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन, दूसरे साइड दोनों की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो वो कम है। तो ये मतलब वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ ये क्या कहते हैं तुम्हारे डिप्लीशन रीजन के एग्जिस्टेंस के, ये आगे मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये एज पे खुद ही आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा फोर्स है? जैसे ये आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा था तो ये ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। पर माइनॉरिटी एज पे आते नहीं है किसी फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये तो कोई फोर्स फील ही नहीं करेंगे ऑपोजिट साइड में जाने की। ये ग्रेडियंट देखा जाए तो ऑपोजिट ग्रेडियंट है, पर अगर ये किसी तरीके से एज पे जनरेट होगा तो ये ड्रिफ्ट कर जाएंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट होता है रेट माइनॉरिटी के मूवमेंट का। तो मतलब जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे रिवर्स बायस का, तो माइनॉरिटी का मूवमेंट फिक्स होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, एट पर्टिकुलर वोल्टेज। मैं इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्या एनालिसिस हो सकता है उसके आगे जब हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो एट स्मॉल रिवर्स बायस कैरियर जो माइनॉरिटी का मूवमेंट है वो
उतना ही होगा। पर यहाँ चेंज क्या हुआ पूरे सिनारियो में, रिवर्स बायस में, कि मेजॉरिटी का मूवमेंट जो था वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि बैरियर हाइट बहुत बढ़ गई। तो जो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ कैरियर इक्वल थे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम n टू p एंड नंबर ऑफ होल्स पासिंग फ्रॉम p टू n, ये फॉरवर्ड मूवमेंट, अब ये कम हो जाएगा एज कंपेयर टू नो बायस या जीरो बायस। अब जो मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट है वो सिग्निफिकेंटली कम होगा। तो बैलेंस जो इन दोनों के बीच में था, फॉरवर्ड मूवमेंट और रिवर्स मूवमेंट या डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, इनका बैलेंस फिर से चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा बताओ? किस तरीके से चेंज होगा? कोई भी बताओ। अगर पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो बैटरी के और एन साइड को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस के कारण बैरियर की हाइट बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी बढ़ जाती है। तो कैरियर्स जो होंगे वो फॉरवर्ड मूव करने में डिफिकल्टी फील करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा, बट रिवर्स मूवमेंट अभी भी उसी रेट से चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो बैलेंस अब चेंज होगा ना। कौन सा डोमिनेट करेगा? रिवर्स मूवमेंट। रिवर्स मूवमेंट अब बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से इस केस में, रिवर्स बायस के केस में, जो तुम्हारे नेट ये है फॉरवर्ड करंट अगर, ठीक है, और ये रिवर्स करंट है, ठीक है, या ये डिफ्यूजन करंट है और ये ड्रिफ्ट, तो ये ज्यादा होगी। ज्यादा मैंने अदरवाइज मतलब पहले वाले केस के बराबर होगी, बढ़ेगी नहीं है ना, उतने ही होंगे। ड्रिफ्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आई बनाया हुआ, ठीक है। नेट करंट कहाँ पे होगा? आई नेट, हाँ, एन टू पी, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में कैरियर का फ्लो डोमिनेट हो गया है, तो इस बायस को हम बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो इस टाइप का बायस जहां पी नेगेटिव से कनेक्ट है और एन पॉजिटिव से, दिस इज रिवर्स बायस कनेक्शन या रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, क्योंकि रिवर्स मूवमेंट हो रहा है, रिवर्स करंट फ्लो हो रही है। और रिवर्स करंट का नेचर क्या होगा? ऑलमोस्ट ये फिक्स होगी, ये फिक्स होगी ना, क्योंकि ये वोल्टेज तो बढ़ाओगे तो भी ये अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, कैरियर उतने ही है। तो दोनों बायस को मिला के, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स को, डायोड करंट की इक्वेशन लिखते हैं हम। ये डिराइव्ड वैल्यू है, ठीक है, मैं तुम लोगों को डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ। डेरिवेशन आज तक पूछा नहीं गया है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है पूछने की, और डेरिवेशन थोड़ा सा अलग भी है, बहुत सारे कंसेप्ट इनमें, तो मैं इसका डेरिवेशन तुम लोगों को नहीं करा। जिनको लग रहा है वो लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछना। I इक्वल टू, ठीक है, दिस इज डायोड करंट ID, ID या I भी लिखते हैं। ID इक्वल टू आई नॉट, पैरामीटर में बता दूंगा क्या क्या है, VD अपॉन ईटा VT -1। ठीक है, यहाँ मैं टॉपिक एंड कर रहा हूँ, समझो क्या क्या चीजें हैं। ID इज डायोड करंट, वेयर ID इज डायोड करंट, ID इज डायोड करंट। I नॉट कोई बता सकता है क्या है? आई नॉट को बोलते हैं हम रिवर्स करंट, रिवर्स करंट, या इसको कभी कभी लीकेज करंट भी बोलते हैं। ठीक है, लीकेज करंट। और ईटा है आइडियलिटी फैक्टर। आइडियलिटी फैक्टर बताता है कि डायोड कितना आइडियल है, मतलब एक आइडियल डायोड का एनालिसिस मैं करता हूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम के, तो जो भी प्रैक्टिकल डायोड बनेगा वो आइडियल से कितना कोरिलेट कर रहा है। ईटा की वैल्यू होती है 1 जर्मेनियम के लिए, और ईटा इक्वल टू 2 होता है सिलिकॉन के लिए, आइडियलिटी फैक्टर। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2। वीटी क्या है बताओ, पढ़ा हुआ है, बताओ वीटी क्या है? थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज वैल्यू कितनी होती है? थर्मल वोल्टेज वैल्यू इज 25.89 मिलीवोल्ट एट 300 केल्विन। ठीक है, तो जो तुम्हारा भी डाउट था किसी के फॉरवर्ड में
अगर जीरो हो जाए, ओवरकम कर जाए, तो देखो यहाँ पे वो तुमको समझ में आ भी जाएगा। VD इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डायोड, मतलब यहाँ पे जो तुम बायस लगाते हो, ठीक है, ये बायस V, ये वैल्यू है VD। VD पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड के केस में और VD नेगेटिव होगा रिवर्स के केस में। तो अगर ये VD पॉजिटिव है तो E की पावर पॉजिटिव, ठीक है, VT थर्मल वोल्टेज है मिली वोल्ट में, तो ये वैल्यू जो है किलोस में बनेगी, मतलब एक बड़ी वैल्यू होगी। सीधी बात करें तो ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो VT की वैल्यू थर्मल वोल्टेज इज 25.89 मिली वोल्ट, तो 1000 डिवाइड बाय 25, ठीक है, तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 40 टाइम्स जो भी होगा, ये आइडेंटिटी फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, स्टिल ये बड़ी वैल्यू होगी, तो एक्सपोनेंट बड़ा होगा, ठीक है, और एक्सपोनेंट बड़ा होगा, E की पावर अगर हाई है तो एज कंपेयर टू 1 ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी है छोटी? बताओ। सर डिक्रीज होगी, स्मॉल होगी। इफ x इज हाई VD इज पॉजिटिव, अगर VD पॉजिटिव है तो टोटल वैल्यू, अगर ये x हाई है, E पावर x हाई होगा या लो होगा एज कंपेयर टू 1? हाँ लार्ज, अधिक होगा हाई, हाँ लार्ज होगा, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू होगी बहुत, E पावर x बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, हाँ नहीं लो नहीं होगा बेटा, E पावर x, E पावर 2, E पावर 3, E पावर 4 से बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, E पावर 10 जो है 1 से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो 1 को निगलेक्ट कर सकते हो। ये फॉरवर्ड के केस में। रिवर्स के केस में क्या होगा, VD नेगेटिव, ये टोटल नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, E पावर माइनस सेम अमाउंट, तो एज कंपेयर टू 1 ये बहुत स्मॉल होगा। ये एनालिसिस तुम लोग मैं अभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, तुम घर पे जाके एक बार देखना, अगली वाली क्लास में और एक्सप्लेन करेंगे, टाइम भी हो गया करके। तो E पावर x जो है VD नेगेटिव के केस में या रिवर्स बायस के केस में ये वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होगी तो 1 से इसको निगलेक्ट कर दोगे तो ID की ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? ID ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, कोई भी बताओ? -I0। ID -I0 हो जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है ये कि अगर VD नेगेटिव है तो सेम ये हाई होगी बट नेगेटिव साइन के साथ, तो E पावर -3, 4, -10 ये वैल्यू टोटल नेगेटिव में बहुत कम होगी। E पावर -x इज 0.00 समथिंग, ठीक है, अगर x हाई है तो 1 डोमिनेट कर जाएगा, ID की ऑलमोस्ट वैल्यू होगी -I0। तो I0 को मैंने इसलिए रिवर्स करंट लिखा है कि रिवर्स बायस के केस में ये टोटल वैल्यू जो होगी ये इनसिग्निफिकेंट होगी और ID ऑलमोस्ट होगा I0 के बराबर। -I0 का मतलब कि डायरेक्शन N2P है, क्योंकि ये ID फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन है, मतलब P2N। -I0 होने का मतलब कि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है ये, ठीक है, इसीलिए I0 को बोलते हैं रिवर्स करंट या लीकेज करंट डायोड का। इसके आगे में पूरा ये इस प्लॉट क्या कहते हैं इक्वेशन से प्लॉट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड का, मतलब वोल्टेज के बीच में और डायोड करंट के बीच में, डायोड का वोल्टेज डायोड का करंट, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, और वहाँ हम लोग ब्रेक डाउन पढ़ेंगे जो तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो है ये देखो सिलेबस, ये हो गया बायस जंक्शन, स्टेडी स्टेट कंडीशन हमने पढ़ ली है, ठीक है, मतलब पी जंक्शन की। हम अगली वाली क्लास में IV कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करके ये पढ़ेंगे ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों के लिए दोनों टाइप के मैकेनिज्म, रेक्टिफाइंग और जेनर। आगे स्पेशल डायोड है, यहाँ मैं पूरी डायोड कंप्लीट नहीं करूंगा, एक बार पी जंक्शन अच्छे से पढ़ लेना, कुछ डायोड तुम लोगों को ये असाइनमेंट में दूंगा मैं, ठीक है। अभी कुछ क्लास और लगेगा यूनिट कंप्लीट होने में, ओके। लीव करते हैं अभी, हम लोग की नेक्स्ट क्लास भी होगी शायद 12:30 से।